हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट को देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लोन करते हैं उनमें से कुछ लोन्स को बोला जाता था स्मॉल वैल्यू लोन्स। तो यहाँ पे आरबीआई ने स्मॉल वैल्यू लोन्स की परिभाषा क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब आरबीआई क्या बोल रहा है, देखो, अगर एक यूसीबी है वो अगर लोन कर रहा है तो उसका लोन स्मॉल वैल्यू लोन कब बोला जाएगा, उसका लोन स्मॉल वैल्यू लोन बोला जाएगा अगर तो वो लोन 25 लाख का है या फिर 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ यूसीबी। इन दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल वैल्यू लोन। इन दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी। और ये मैक्सिमम कैप कितने का है, मैक्सिमम कैप है आपका 3 करोड़ का पर बोरोवर। अब ये क्या चीज है, ये आपको समझ नहीं आया होगा, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी मैंने क्या बोली। तो यहाँ पे बोला है एक यूसीबी है जिसकी टीयर 1 कैपिटल जो है वो 900 करोड़ की है। तो इस यूसीबी का जो लोन है वो स्मॉल वैल्यू लोन कब बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैंने क्या बोला आपको, एक यूसीबी का स्मॉल वैल्यू लोन कब बोला जाता है, या तो उसका लोन जो हो वो 25 लाख का हो या फिर 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। यहाँ पे टीयर 1 कैपिटल कितनी है, 900 करोड़ की। तो 900 करोड़ की 0.4% कितना हुआ आपका, 3.6 करोड़। अब इन दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी, तो 25 लाख में से और 3.6 करोड़ में से हायर वैल्यू कौन सी हुई, 3.6 करोड़। ठीक है, 3.6 करोड़। तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लोन कौन सा बोलना जाना चाहिए, 3.6 करोड़ का। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लोन कितने का होगा, 3 करोड़ का, क्योंकि मैक्सिमम बोरोवर पर लिमिट कितनी है, 3 करोड़। ये बात समझना आप। पहले तो हमें क्या देखना है, 25 लाख और 0.4% ऑफ टायर 1 कैपिटल। इनमें से जो वैल्यू हायर होगी उतने अमाउंट का स्मॉल वैल्यू लोन हो जाएगा। पर मैक्सिमम कितने का दे सकते हो आप, 3 करोड़ ही दे सकते हो, उससे ऊपर नहीं। यहां पे देखो ना, 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल कितना निकला, 3.6 करोड़। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, 3 करोड़। मतलब एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझ लो एक यूसीबी है, एक यूसीबी है, उसकी जो आपकी टीयर 1 कैपिटल है वो समझ लो 10 करोड़ की है। तो हमें क्या देखना है, एक तो 25 लाख और दूसरा 0.4% ऑफ टीयर 1। 0.4% ऑफ टीयर 1 कितना होगा, 0.4% ऑफ 10 करोड़, ये कितना हुआ आपका, 4 लाख। तो इस केस में क्या होगा आपका, 25 लाख का लोन अगर ये यूसीबी करती है तो उसको हम स्मॉल वैल्यू लोन बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या आई, 25 लाख। यानी कि 25 लाख एंड 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उतने अमाउंट तक का लोन क्या कहला जाएगा, स्मॉल वैल्यू लोन। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैक्सिमम आप 3 करोड़ तक ही कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं। चाहे आपकी टीयर 1 कैपिटल का 0.4% आपका 10 करोड़ आ रहा है, पर स्मॉल वैल्यू लोन कितने को बोलोगे आप, 3 करोड़ वाले को ही। मैक्सिमम कैप कितने का है, 3 करोड़ का। ठीक है, और पहले ये क्या था, पहले था, ये तो अभी न्यू चेंज किया है। पहले क्या था, पहले था आपका 0.4%, सॉरी 25 लाख एंड 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, पहले ये था। और पहले मैक्सिमम कैप कितने का था, 1 करोड़ पर बोरोवर। तो ये चीज भी पूछ सकते हैं आपसे, ओल्ड वाली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़। अब ये सब चीजें क्यों कर रही है, क्योंकि आरबीआई ने बोला है जो भी हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो जितने भी लोन कर रहे हैं उसका 50% लोन जो होगा, 50% लोन वो स्मॉल लोन होना चाहिए, स्मॉल लोन होना चाहिए बाय 2026। तो ये भी एक टारगेट दिया गया है यूसीबीज को, तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एनबीएफसीज। और आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, जो बैंक्स एनबीएफसीज को लोन देते थे उसकी रिस्क वेटेज में चेंज किया है, उसको 125% से घटा के 100% पे ले आए हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं ये रिस्क वेट होता क्या है। ये हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। हम जब भी सीएआर निकालते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोल लो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो बोल लो, वो कैसे निकलती है आपकी, कैपिटल अपॉन आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू क्या होता है आपका, रिस्क वेटेड एसिड्स। और ये कैसे निकलती है आपकी, ये होता है आपका कैपिटल अपॉन रिस्क इनटू एसिड्स। एसिड्स यानी कि जो लोन दिए जाते हैं। अब यहां पे क्या था, पहले अगर एक बैंक एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो अगर वो 100 रुपए का लोन दे रहा है तो रिस्क था 125% का, तो डिनोमिनेटर में कितना आता था, 125 आता था। अगर वो 100 रुपए का लोन दे रहा है, एसिड जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, रिस्क जो है वो 125% का है, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखेगा, 125 रुपए।
अब यहाँ पे क्या किया, 125 को घटा के 100 कर दिया। अब उससे फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, 100 रुपए का लोन दिया तो 100 रुपया ही लिखा जाएगा। इससे क्या होगा, देखो CAR मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, ये फिक्स्ड है हमारा। हमारा क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज जो ये है, ये कांस्टेंट है, CAR जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, A/B। अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूं, तो मैं a को भी कम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो ये चीज कांस्टेंट रखनी है। अगर ये मेरी वैल्यू समझ लो 5 है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी 5 है, अगर मैंने डिनोमिनेटर रखा है 20, तो मेरे को ऊपर वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 100 करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू 5 आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 कर रहा हूं, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी मैं कम कर सकता हूँ ना, 50 कर सकता हूँ, तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं रिस्क वेट कम कर रहा हूं, उससे क्या होगा, बैंक के पास कैपिटल ज्यादा आ जाएगी। कैपिटल ज्यादा आ जाएगी तो उस कैपिटल से वो और ज्यादा लोन कर सकता है, और ज्यादा लोन बांट सकता है, ये बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इट विल इनहेंस द क्रेडिट फ्लो टू एनबीएफसीज। क्यों, क्योंकि देखो पहले जब हम एनबीएफसीज को लोन दे रहे थे, तो अगर मैं 100 रुपए का लोन दे रहा था, तो मेरा रिस्क कितने का हो रहा था, 125 का, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल भी ज्यादा कंट्रोल हो रही थी, कैपिटल भी मेरे को ज्यादा रखनी पड़ रही थी। अब क्या है, 100 रुपए का लोन दे रहा हूं, तो मेरे को डिनोमिनेटर में 100 रुपए रखना है, तो मेरी कैपिटल फ्री होगी, जिससे क्या होएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, और वो उस पैसे को और ज्यादा लैंड कर सकता है, और ज्यादा उधार दे सकता है। अब यहां से कैलकुलेशन क्या आई है, लगभग 40,000 करोड़ की कैपिटल का फायदा होगा बैंक्स को, मतलब इतना ज्यादा पैसा बैंक के पास बचेगा, तो ये और ज्यादा लोन कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है, आरबीआई ने क्या किया, एनबीएफसी की रिस्क वेट तो चेंज किया ही है, साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस लोन्स की भी रिस्क वेट को चेंज किया है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स क्या होता है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है आपको, किसको, वो हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम है, उनको बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है, कोलेटरल फ्री। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर जो बैंक है वो लोन दे रहा है माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है, और वो फॉर कंजप्शन पर्पस दे रहा है, तो उस पर रिस्क वेट कितना होगा, 100% का, फॉर कंजप्शन पर्पस। और अगर विदाउट कंजप्शन पर्पस दे रहा है, तो उस पर रिस्क वेट कितना होगा, 75% का, फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। और ये भी पहले कितना होता था, 125% का। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 5 एंकर पॉइंट्स इन पेमेंट विजन 2025। और ये पेमेंट विजन किसका है, आरबीआई का। तो देखो जो आरबीआई का पेमेंट विजन है 2025, उसका क्या है, आपका सिंपल सा है, 5 आईज। 5 आई कौन कौन से हैं, इंटीग्रिटी, फिर दूसरा है आपका इनोवेशन, फिर तीसरा है आपका इंक्लूजन, फिर चौथा है आपका इंटरनेशनलाइजेशन, और पांचवा है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये है 5 आईज। तो यहां पे कौन सा ऑड वन आउट है, यहां पे ई वाला ऑड वन आउट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन की जगह क्या होगा आपका, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने क्या किया है, पेमेंट विजन बनाया 2025 का, ऑन दी थीम क्या है उस पेमेंट विजन की, थीम है उस पेमेंट विजन की 4 ईज। ये भी चीज याद रख लेना, 4 ईज। और ये 4 ई क्या है आपके, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो ये आपकी 4 ईज है, ठीक है। इसके बेस पे आरबीआई ने पेमेंट विजन बनाया, और जिसमें उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं, 5 पॉइंट है। पहला क्या है, इंटीग्रिटी मतलब ये इंश्योर करना कि जो हमारा पेमेंट जो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो रिलायबल हो, सिक्योर हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब ये आ गया। इनोवेशन का मतलब क्या आ गया, नई नई इनोवेशन को इंक्लूड करना, जैसे एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन वगैरह, ठीक है, तो वो इनोवेशन में आ गया। इंक्लूजन में मतलब कि सभी व्यक्ति के पास ये पेमेंट मेथड्स होने चाहिए, सभी व्यक्ति को इस पे ऑन बोर्ड करना, सभी व्यक्ति को इसके साथ इंट्रोड्यूस कराना, मतलब हर पर्सन के पास ये पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए। फिर इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ आपका, कि क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेटिबिलिटी हो, जो हमारा पेमेंट मेथड्स हैं, पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, इनकी क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेटिबिलिटी हो, मतलब क्रॉस बॉर्डर हम देश से बाहर जाके भी इसको यूज कर पाए। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब एक फॉर्मल और स्टेबल और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाना फॉर पेमेंट्स, और जो कि गवर्न करे एक रेगुलेटर, ठीक है। तो ये 5 आईज इंपॉर्टेंट है, एंड थीम जो है वो क्या है आपकी 4 ईज। ई पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट,
ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने क्या किया है, रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मित्रा। तो यहाँ पे मित्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। अब इसका काम क्या है, ये उन फोलियोज को ढूंढेगा जो कि क्या है, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज है। अब यहाँ पे फोलियो का मतलब समझिए, फोलियो क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, फिर आपने बैंक में ट्रांजेक्शंस करनी है कुछ तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो या एनआरआई अकाउंट खुलवाते हो या फिर आप करंट अकाउंट खुलवाते हो। तो वैसे ही अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका एक फोलियो बनता है, एक तरीके का अकाउंट समझ लो इसको, फोलियो बनता है जिसमें क्या होता है, आपके पैन आधार की डिटेल्स होती हैं और आपका डिजी लॉकर के थ्रू ई केवाईसी हो जाता है, तो आपका एक तरीके से अकाउंट बन जाता है और उसमें क्या कर सकते हो आप, म्यूचुअल फंड सेल और परचेज कर सकते हो। आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आपने इन्वेस्ट करके आप सेटिस्फाई हो उसको में बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, और ये किसके थ्रू होता है, इस फोलियो के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, जो फोलियोज आपके इनएक्टिव हो रखे हैं उनको अगर आपने ढूंढना हो, उनको ट्रैक करना हो तो किसके थ्रू कर सकते हो आप, ये मित्रा ऐप के थ्रू। तो मित्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से फोलियोज को इनएक्टिव फोलियोज बोला जाएगा। अब यहाँ पे इनएक्टिव फोलियोज किसको बोला जाएगा, वो फोलियोज जो लास्ट 10 ईयर से जिसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ना तो आपने इसमें कुछ इस फोलियो के थ्रू कहीं इन्वेस्ट किया है, ना ही इस फोलियो से कुछ आपने बेचा है। अगर आपने दोनों में से कुछ भी चीज नहीं की है लास्ट 10 ईयर में, और आपके फोलियो में कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं आपका फोलियो जो है वो जीरो जीरो पड़ा हो, जीरो, उसमें 1 रुपया भी ना हो, और 10 साल से आपने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आपके फोलियो को इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो बोला जाएगा? नहीं, आपके फोलियो को इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो तभी बोला जाएगा कि अगर आपने लास्ट 10 साल में उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, पर उस फोलियो में कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, चाहे 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, कुछ बैलेंस होना चाहिए, कुछ बैलेंस होना चाहिए, और लास्ट 10 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे आप, तो आपके फोलियो को क्या कहलाया जाएगा, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो। और उस फोलियो को आप ट्रेस कैसे कर सकते हो, मित्रा प्लेटफॉर्म के थ्रू, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये सिनेरियो पता ज्यादातर कैसे होता है, सपोज जैसे किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड फोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट की, अब बाय चांस उसकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, कुछ भी डेथ हो जाए, तो आधी फैमिली को ना पता ही नहीं होता कि इस बंदे ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब वो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो उनके लिए ये मददगार होगी कि वो मित्रा प्लेटफॉर्म पे उस बंदे का आधार पैन डाल के डिटेल्स डाल के उसका फोलियो आ जाएगा वहां पे, फिर वहां से वो देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ने या हमारे घर के किसी भी बंदे ने जो एक्सपायर हो गया उसने कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, ऐसे तो कोई पैसा रख के भूलता नहीं है, ठीक है, ये भूलते कौन है, लोग जो बाय चांस एक्सपायर हो जाते हैं और घर वालों को पता ही नहीं होता कि इसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो वहां से ट्रैक हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, ये जो मित्रा प्लेटफॉर्म है ये बनाया किसने है, तो ये बनाया हमारी दो बड़ी रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार क्या होती हैं, बेसिकली जब आप आईपीओ लॉन्च करते हो तो आपको किसी कंपनीज की जरूरत पड़ती है जो आपके बिहाफ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस करता है आईपीओ का, तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। तो ये दो रजिस्ट्रार कौन कौन से हैं, एक तो है आपका कैम्स और दूसरा है आपका केफिन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, मित्रा प्लेटफॉर्म की कार्रवाई की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आरबीआई ने क्या किया है, रिसेंटली दो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है इंडिया में जिसके मर्जर को क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। अब ये दो कोऑपरेटिव बैंक कौन कौन से हैं, वास्को डी गामा कोऑपरेटिव बैंक जो कि गोवा में है, और एक थाने का बैंक है कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम क्या है, टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें डिपॉजिट कितना आता है, लगभग जिसका डिपॉजिट कितना है 5500 करोड़ का। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये वाला जिसके डिपॉजिट है 5500 करोड़ का, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, यूसीबीज की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब यूसीबीज की कैटेगराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यूसीबी की कैटेगराइजेशन हम कैसे करते हैं, डिपॉजिट्स के बेस पे, डिपॉजिट्स के बेस पे। अब यहाँ पे डिपॉजिट्स कैसे कैसे होता है, देखो एक होता है आपका टीयर 1 यूसीबी, एक होता है आपका टीयर 2, एक होता है आपका टीयर 3 और एक होता है आपका टीयर 4। टीयर 1 में कौन से आते हैं, जिनका डिपॉजिट कितना है, अप टू 100 करोड़ रुपीस। टीयर 2 में कौन सा आता है, जिसका 100 करोड़ से डिपॉजिट ज्यादा है एंड अप टू 1000 करोड़। टीयर 3 में कौन सा आता है, जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 10,000 करोड़। और टीयर 4 में कौन सा आता है, जिसका 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स है।
वो आते हैं आपके टीयर 4 यूसीबीज में। तो यहाँ पे जो यूसीबी की बात हो रही है, इसका डिपॉजिट कितना है 5500 करोड़, मतलब ये कौन से टीयर में आएगा, टीयर 3 यूसीबी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 टीयर 3 यूसीबी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन याद ये भी करना है आपने, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कर लेना थोड़ा सा कि ये दो जो सहकारी बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको मर्जर की अप्रूवल दे दी है किसने, आरबीआई ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने रिसेंटली अपना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश किया है। तो ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये साल में 2 बारी पब्लिश होता है, और एक बारी ये मार्च का डाटा पेश करता है और एक बारी सितंबर का। तो जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इसमें डाटा किसका आया है, सितंबर का। और ये डाटा कितना है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2024, ये कितना है 465.33। तो जो पिछला हमारा मार्च का आया था, उसमें कितना था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, 445.5। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 11.11% का इंक्रीज हुआ है। बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स शो क्या करता है कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो कितने ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग उसका यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो या मर्चेंट्स हो, उसका कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है डिजिटल पेमेंट का। और ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट होता है हमारा 5 पैरामीटर्स के ऊपर। वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं, ये रहे आपके, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, डिमांड साइड मतलब कस्टमर की तरफ से, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, सप्लाई साइड मतलब मर्चेंट की तरफ से, फिर पेमेंट परफॉर्मेंस, फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इन पांचों, ये जो पांचों पैरामीटर्स हैं, इनका यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन पांचों में से सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कौन से पैरामीटर की है, जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। मतलब ये पांचों पैरामीटर्स का तो हम यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, पर इन सब पांचों में से भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसकी है। तो यहाँ पे पहले हमें सबकी वेटेज पता होनी चाहिए। तो देखो जो पेमेंट इनेबलर्स है, उसकी वेटेज होती है आपकी 25%। फिर जो हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड है, उसकी उसकी जो हमारी वेटेज होती है वो होती है 10%। फिर हमारा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड है, इसकी वेटेज होती है हमारी कितनी, 15%। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस, इसकी वेटेज होती है 45%। और लास्ट में आ रहा है हमारा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसकी वेटेज कितनी होती है 5%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 100%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसकी निकली, पेमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो देखो, जो पेमेंट, ये जो हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, सबसे पहली बार पब्लिश कब हुआ था हमारा, ये हुआ था जनवरी 2021 में। ठीक है, सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था जनवरी 2021 में। और यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो बेस ईयर कौन सा लेते हैं हम, बेस ईयर लेते हैं हम 2018 को। बेस ईयर लिया जाता है हमारा 2018, मार्च 2018। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एलआरएस स्कीम। एलआरएस क्या है, आपकी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो यहाँ पे आरबीआई ने डाटा पेश किया है, डाटा पब्लिश किया है, और इसमें क्या बोला है, अगर हम बात करें मार्च से, सॉरी अप्रैल से लेके दिसंबर की 2024 की, और इसको कंपेयर करें अगर हम अप्रैल टू दिसंबर 2023 से, तो हमारा जो आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है थ्रू एलआरएस, वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। मतलब अप्रैल दिसंबर 2024 में टोटल जो हमारा एलआरएस के थ्रू पैसा बाहर भेजा गया, वो कितना भेजा गया, 22.82 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 2023 की, तो इस टाइम कितना भेजा गया था, 24.80 बिलियन डॉलर। तो यानी कि डिक्लाइन देखा गया कितने का, 10.15% का। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो इस डाटा से भी आ सकता है, और आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से भी आ सकता है। देखो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि इसमें आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता काफी ज्यादा। आप क्या है, साल में 2,50,000 यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर साल में, एक साल में सेंड कर सकते हो फॉरेन में, और इसके लिए आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता है, पैसा बाहर भेजना है तो अप्रूवल्स काफी ज्यादा लगती थी। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू क्या कर दिया, 2.5 लाख की लिमिट दे दी एक व्यक्ति को साल में यूएस, और ये 2.5 लाख यूएस डॉलर है, ये चीज याद रखना, यूएस डॉलर। तो एक व्यक्ति साल में 2.5 लाख यूएस डॉलर तक का अमाउंट बाहर भेज सकता है बिना कोई एक्सेस अप्रूवल लेने के लिए। 2.5 लाख से ज्यादा भी भेज सकता है, फिर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा पर आरबीआई वगैरह से। ठीक है, 2.5 लाख तक बिना अप्रूवल लिए वो फ्रीली रेमिट कर सकता है फॉरेन में पैसा। और ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी ईयर 2004 में, 2004 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलआरएस के थ्रू अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज करता हूं और मैं
दो कंट्री में जा सकता हूं, दो कंट्री ऐसी हैं जहां मैं विजिट कर सकता हूं और वहां अगर मैं पैसा भेज रहा हूं तो वो इंक्लूड नहीं होगा हमारा एलआरएस स्कीम में। तो वो दो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आपका राइट आंसर नेपाल, और दूसरी कंट्री आपकी भूटान। इन दो कंट्रीज में अगर पैसा जा रहा है आपका इन फॉरेन विजिट्स, तो ये आपका एलआरएस स्कीम के अंडर काउंट नहीं होगा। मतलब वो आपका ये 2.5 लाख की लिमिट में काउंट नहीं होगा, वो आप ऐसे ही जा सकते हो। ये कौन सी दो कंट्रीज हैं? नेपाल एंड भूटान, ठीक है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो, वो क्या है, जब भी आप एलआरएस स्कीम का यूज करते हो तो आपको जो आपका ऑथराइज डीलर है, ठीक है, जब जैसे आप बैंक के थ्रू कर रहे हो या किसी के भी थ्रू, तो आपको वहां पे एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म क्या होता है आपका? उसका नाम होता है फॉर्म A2, ठीक है। और एलआरएस स्कीम का यूज करके कौन कौन व्यक्ति पैसे भेज सकते हैं? सारे के सारे इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब आप, मैं, जो भी, हर कोई भेज सकता है। एंड माइनर्स, माइनर्स भी एलआरएस का यूज करके 2.5 लाख यूएसडी डॉलर तक साल का पैसा बाहर भेज सकते हैं। पर यहां पे शर्त क्या है? इनके पास पैन कंपलसरी होता है, पैन होना ही चाहिए, ठीक है। माइनर्स एंड इंडिविजुअल्स, बाकी आपका ना ट्रस्ट इसमें इंक्लूड होता है, ना एचयूएफ इसमें इंक्लूड होता है, ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज इसमें इंक्लूड होती है, कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड माइनर्स के लिए ये स्कीम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन फुल केवाईसी पीपीआई के ऊपर। पीपीआई क्या होता है? आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप पहले से ही इसमें पैसे डाल के रखते हो, फिर इसको यूटिलाइज करते हो। तो आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, इसके कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं? जैसे समझ लो, एक कंपनी है ए, कंपनी ए, इसने एक पीपीआई इशू किया, इसने एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किया। अब आप चाहते हो इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करना थ्रू यूपीआई। तो पहले क्या होता था, अगर आपने यूपीआई पे यूज करना है इस पीपीआई को, तो आपको कंपनी ए का यूपीआई प्लेटफॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। आप कंपनी ए का यूपीआई प्लेटफॉर्म डाउनलोड करोगे और उसमें इस पीपीआई को अटैच करोगे। पर अब आरबीआई ने क्या बोला है, आपके पास किसी भी कंपनी का पीपीआई हो, आप उसको कोई से भी यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो और वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये आरबीआई ने नया इंप्रूवमेंट लाई है इन पीपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पीपीआई का यूज करके क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, आउटवर्ड मतलब बाहर पैसे भेजना, क्या मैं पीपीआई का यूज करके क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो कितने अमाउंट की? तो पहला आंसर तो है हाँ जी, आप कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। कितने अमाउंट की, वो पढ़ते हैं हम आगे। देखो, दो आपके पीपीआई होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आपका स्मॉल पीपीआई और एक होता है आपका फुल केवाईसी पीपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल पीपीआई है, उसमें क्या होता है, आप एट ए टाइम कितने रुपीस रख सकते हो? 10,000, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10,000 की। और वहीं अगर मैं फुल केवाईसी पीपीआई की बात करूं तो एट ए टाइम आप कितने रख सकते हो? 2 लाख रुपए, मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप? 2 लाख रुपए। फिर स्मॉल पीपीआई से आप क्या कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। वहीं फुल केवाईसी पीपीआई से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन की, बाहर पैसे भेजने हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप फुल केवाईसी पीपीआई से ही कर सकते हो। स्मॉल पीपीआई से आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब अगर आप बाहर पैसे भेज सकते हो तो कितना अमाउंट भेज सकते हो? तो आप एक ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं, सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करूं तो 10,000 की, और पूरे महीने की बात करूं तो मंथ में मैक्सिमम कितना? 50,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना पीपीआई के बारे में। और यहाँ पे एक चीज और है, पीपीआई में कैश लोडिंग फैसिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है पर मंथ? तो जो कैश लोडिंग फैसिलिटी है, कैश लोडिंग फैसिलिटी पर मंथ इन पीपीआई, वो लिमिटेड कितनी है? 50,000 पर मंथ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी याद रख लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने क्या किया है रिसेंटली, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेटा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसको क्या दिया है? लाइसेंस दिया है कि ये काम कर सकेगी, ये वर्क कर सकेगी एज अ स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एसएम रिट। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? स्ट्रेटा एसएम रिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैं चाहता हूं कि मैं एज अ वर्क करूं एज अ एसएम रिट, ठीक है, मैं काम करूं एज स्मॉल एंड मीडियम रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? तो देखो, पहली बात, जो मेरी कंपनी है वो कैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जिसकी वैल्यू कितनी है? वो प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू कितनी है? 50 करोड़ से लेके 500 करोड़। इन जिन जिन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ है, वैसे प्रोजेक्ट्स में ही मेरी कंपनी इन्वेस्ट कर पाएगी। दूसरा, मेरी कंपनी में कम से कम मिनिमम 200 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, 200 इन्वेस्टर्स होने चाहिए।
और जो ये इन्वेस्टर है मिनिमम कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं ये कितने की, 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख से नीचे की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ये इन्वेस्टर्स। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया ये मैच करेंगे तो मेरी कंपनी, मैं अप्लाई कर सकता हूँ सेबी के पास टू वर्क एज एन स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कि मेरी कंपनी जो है वो कैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जिनकी वैल्यू 50 करोड़ से 500 करोड़ तक की है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 10 लाख की। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लिएगा, मिनिमम इन्वेस्टर्स कितने होने चाहिए, 200। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक स्काइडो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इसको क्या मिला है, आरबीआई से अप्रूवल मिला है कि ये काम कर सकेगी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये बताना है कि इंडिया की सबसे पहली कौन सी कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला है थ्रू आरबीआई। तो ये है आपकी कैश फ्री पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी। और इंडिया में टोटल अभी फिलहाल कितनी है, टोटल 6 कंपनीज हैं। ठीक है, टोटल 6 कंपनीज हैं, कौन कौन सी, एक तो स्काइडो हो गई, बाकी ये सारी, ठीक है, बाकी ये पांचों क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। पर सबसे पहली कौन सी है, कैश फ्री पेमेंट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को लाइसेंस मिले आरबीआई से टू वर्क एज एन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, तो मेरी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए मेरी 15 करोड़ जब मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूं। और ये मेरे को बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 25 करोड़ बाय ईयर मार्च 31 2026। ठीक है, तो ये मेरे लिए कंपलसरी है, जब मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरी मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी ही चाहिए। फिर मेरे को अगर लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद मेरे को 31 मार्च 2026 तक अपनी मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।